नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैफ लीगल चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कोरोना काल के अंदर आप लोग सकुशल होंगे, अपने घरों के अंदर आराम से होंगे और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। जरूरत हो तो ही आवश्यक लगे तो बाहर निकलिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए। सभी जगह से आपको बात ये पता लग रही है, फिर भी अवेयरनेस के लिए जान लीजिए। इसी तरह की अवेयरनेस और इसी तरह की सुरक्षा जो है दोस्तों, अगर आप अपने केसेस में यूज करते हैं तो मैं बता रहा हूं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हैं अपने केस के अंदर। और ये डिफरेंस क्या होता है? ये डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे सामने है वो झूठ है। जो हमारे सामने है उसके अंदर की हकीकत हमें भी पता है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो डिस्प्यूट होता है, हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा होता है, उसके अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे छिपाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिससे कि आप पर वो सारे केसेस आरोपित रहें। आज का जो जजमेंट मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये ऐसा जजमेंट नहीं है जिससे एक जनरल आइडिया हो जाए कि किसी एक पर्टिकुलर मैटर को फैमिली डिस्प्यूट्स में, फैमिली मैटर्स में, मैट्रिमोनियल केसेस में किस तरह से डील किया जाता है। नहीं, ये अपने आप में पूरी केस स्टडी है कि पूरे केस को थ्रू आउट कैसे हैंडल किया जाता है, किस तरह से ड्राइव किया जाता है, और अगर एक फुल पैकेजिंग बनाई जाए तो क्या फर्क डाल देगा ये केस आपके पूरे के पूरे अपने खुद के केस के अंदर। तो इस जजमेंट पर आज मैंने इसको कई बार पढ़ा, बहुत डिटेल में गया और मैं खुद शॉक्ड रह गया कि इसी तरह के जजमेंट की जरूरत थी, जिससे कि आप लोग सब तरह से ये समझ सकें कि बहुत आसान है। सिर्फ ये है कि हमें कंक्लूजन प्रॉपर नहीं मिलता, एक फ्रेमवर्क प्रॉपर नहीं मिलता। अच्छी तरह से लड़ेंगे केस, बड़ा आसान है, बड़े आराम से निकल सकते हैं अगर आप झूठे आरोपों से घिरे हुए हैं, ग्रसित हैं। दोस्तों, इससे पहले कि शानदार जजमेंट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, आप अगर नए आए हैं चैनल पे या फिर रेगुलर मेरे इस चैनल पर आते रहते हैं, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल की जो घंटी है उसे दबा दीजिएगा और उसमें एक ऑल का ऑप्शन आता है, उसे जरूर दबाइएगा, अदरवाइज सारे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे। दूसरी चीज, अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर भी कर दीजिए, जिससे आप जैसे कई भाई लोगों को पता रहे कि इस तरह का एक चैनल है जो आप लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर है। और इसे आपके पसंद आने पर मुझे आपके आवश्यक कमेंट भी चाहिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। लीगल की बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप चाहें तो मुझसे एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर अपॉइंटमेंट सेट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपने लिए कुछ जानकारी ले सकते हैं जब अगर आप अभी वर्तमान में किसी केस में फंसे हुए हैं और आपको समस्या है। दूसरी चीज ये दोस्तों कि आपको हम लीगल की तरफ से इस तरह का कोर्स बना के दे रहे हैं जिससे कि आप खुद अपना केस हैंडल कर सकें। हाँ, जरूरी है एक वकील होना भी चाहिए हर केस में, क्योंकि पूरी तरह से कानून की जानकारी उसको भी होती है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कितना फास्ट अपना केस लड़ सकते हैं, कितनी ज्यादा जानकारी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में हर स्टेप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आपके और आपके काउंसलर के बीच में हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये कोर्स आपको सीखना चाहिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना केस पार्टी इन पर्सन के रूप में जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोर्ट ऑलरेडी फैमिली डिस्प्यूट्स यानी कि मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर ये ऑप्शन देता है, पर आप अवेयर नहीं है, इसलिए जानते नहीं है, इसलिए वकील को लेकर चले जाते हैं। मगर अगर आप खुद केस लड़ें तो बहुत आसान है। बहुत लोगों ने अपने केसेस खुद लड़े और जल्दी रिजल्ट लेकर आए, बल्कि सही और सार्थक रिजल्ट पे आए। दोस्तों, आगे बढ़ता हूं आज के जजमेंट के बारे में। ये जजमेंट कुछ इस तरह का है कि मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे भी लगा कि ऐसा क्या है इस जजमेंट में जो अब तक ये फेमस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये फेमस? ये इतना फेमस जजमेंट होना चाहिए था, एक लैंडमार्क जजमेंट है मद्रास हाईकोर्ट का। इस जजमेंट के अंदर पति ने बहुत खूबसूरती से आप लोगों की तरह ही जनरल समस्याओं में जब वो फंसा था तो पूरे अपने केस की हैंडलिंग की और पूरा ड्राफ्टिंग इतने खूबसूरत तरीके से की है कि जब आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि पूरा का पूरा हमारा मैट्रिमोनियल केसेस के डिस्प्यूट्स को पूरी तरह से समझ के और पूरा लॉ के अकॉर्डिंग लड़ा है। एक जनरल तरीका है, हर केस पे अप्लाई होता है जजमेंट का। हुआ क्या था, पत्नी ने 2016 के अंदर अपने पति से शादी कर ली। शादी करने के 2 महीने बाद ही अनबन करके अपने घर जाकर बैठ गई और वहां पर बैठने के बाद वह इंतजार करती रही कि पति उसको लेने आए। पति गया भी, समझाया भी, पर पत्नी नहीं मानी और घर वालों को आगे करती रही, नहीं आई उसके घर पे। ऐसी सूरत में पति ने मजबूर होकर सेक्शन 9 लगा दिया। उस वक्त पत्नी ने भी गुस्से में आकर रिवर्स में, बजाय ये समझने की सेक्शन 9 की कोई
अहमियत है, घर बुलाने का एक न्योता है, तो उस सूरत में उल्टा समझ लिए, क्योंकि अक्सर ये गलत संदेश दिया जाता है लड़कियों को, अक्सर कई बार काउंसलर्स के थ्रू, वकीलों के थ्रू, कि पति ने आप पर केस कर दिया है और वो अब आपको झूठे केसेस में फंसाएगा। जी बिल्कुल नहीं है। जो स्त्रियां ये देख रही हैं और अभी तक उनको सेक्शन 9 का ऑर्डर मिला हुआ है या सम्मन मिला हुआ है, तो प्लीज ध्यान रखिए, वो आपको घर बुलाने की स्थिति, अगर आप कोर्ट चली जाती हैं तो आपका डाइवोर्स भी रुक जाएगा, आपको मेंटेनेंस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और रह लीजिए घर पे, अगर इतनी ही बात बिगड़ी है तो अभी तक आपने केस नहीं लगाया तो, पर गुस्से में आके यहाँ कहानी उल्टी हो गई और डाइवोर्स लगा दिया गया। हाँ, एक बात मैं पतियों के लिए भी कहना चाहता हूं कि पति क्या करते हैं, वो भी गलत तरीके से सेक्शन 9 के अंदर बहुत सारे आरोप लगा देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसे कोई पत्नी थोड़ी आती है भाई। प्रेम से बुला लीजिए, और सेक्शन 9 नहीं भी देना है नोटिस आपको, तो आप कुछ लेटर्स लिख दीजिए, लव लेटर्स लिख दीजिए, वो भी सेक्शन 9 के बराबर लगते हैं। और अपनी पत्नी को मेल्स दीजिए, आप व्हाट्सएप पे कुछ संदेश भेजिए, वो भी लगभग आपके बुलाने की कोशिश है। सेक्शन 9 तो ज्यादातर वो भीरू लोग लगाते हैं जिन्होंने पहले 10 महीने 12 महीने अपनी पत्नी को जाके बैठने के लिए कहा, वो रही नहीं घर पे, और उन्होंने भी अपने ईगो में नहीं किया। अगर घर बसाना चाहते हैं तो ये चीज कीजिए, और अगर सेफ भी रहना चाहते हैं तो इसी चीज भी आपका कोर्ट कंसिडर करेगा कि आप रेगुलर बुलाने की कोशिश करते रहे। मुद्दे पे आ जाता हूं। सेक्शन 9 लगाया, पत्नी ने गुस्से में आके डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया 1 साल बाद। उसके बाद थोड़े दिन डोमेस्टिक वायलेंस का केस वो लोग लड़ते रहे, परेशान रहे, सेक्शन 9 की डिग्री पत्नी के खिलाफ गई, पति के पक्ष में हो गई। उस सूरत में हुआ ये कि पति को परेशान होकर डाइवोर्स का केस लगाना पड़ा, तो बदले में पत्नी ने भी गिफ्ट में 498, 406 और 506 पति पे ठोक दी। अब उस सूरत में दोनों पार्टियां उलझ पड़ी। ऐसी सूरत में पति को लगा कि ये सारे एलिगेशंस जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं, ये तो सब वेग एलिगेशन है, गलत और झूठे एलिगेशंस हैं, तो मैं क्या करूं। उसने उठा के 482 में इतनी शानदार ड्राफ्टिंग करवाई तैयार, और उस ड्राफ्टिंग में पूरा का पूरा इन सारे जर्नल केसेस को प्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग डिफाइन करके उसने ये केस लड़ा अपनी पत्नी के खिलाफ और विजय हासिल की। हुआ ये कि जब वो ड्राफ्टिंग हुई तो हर एक चीज उसने पहलू को प्रॉपर क्लियर किया, हर एक चीज के पहलू को उसने प्रॉपर क्लियर किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि डोमेस्टिक वायलेंस पत्नी लगा ही नहीं सकती, क्योंकि वह 1-2 साल तक घर पे बैठी थी, और 1 साल बाद उसने डोमेस्टिक वायलेंस लगाया, जो कि सेक्शन 12A में बकायदा डिफाइन किया हुआ है कि वहां पर 1 साल बाद पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं लगा सकती। दूसरी चीज, 498A जब लगाया गया तो वो पूरी तरह से डॉरी की डिमांड पर आधारित है, पर वो डिमांड तक ही आपका दिमाग रुक जाता है, आगे नहीं सोचते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है 498A में कि 3 मजबूत चीजें वहां दिखनी चाहिए। पत्नी पर शारीरिक क्रूरता इतनी ज्यादा की गई है कि वह या तो अपने हाथों पे नील लगवा पड़ी आपसे मार खाके, या फिर उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, जख्मी हो गई। इस सूरत में ही पत्नी साबित कर सकती है कि उसके साथ फिजिकल क्रूरल्टी हुई है। मानसिक क्रूरल्टी में इतना परेशान किया गया कि वो अपने जीवन के को क्षति करने लगी या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने लगी, और इस तरह से आपने उसको टॉर्चर किया। ऐसी सूरत नहीं थी, 1.5-2 साल से अपने पिता के घर पे बैठी थी। तीसरी सबसे जरूरी शर्त है, कंटिन्यूस ऑफेंस होना चाहिए, जबरदस्त लगातार क्रूरता आपके साथ होनी चाहिए, उसके कुछ रिकॉर्ड्स भी होने चाहिए, यानी कि रेगुलर अगर ये हुआ है तो ही 498 का केस कोई लगा सकता है। जैसा कि ये तीनों शर्तें आप लोगों के जो भी वीडियो देख रहे हैं इन केसेस में नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के जाइएगा कि ये तीनों केसेस आप पे नहीं लगे। जर्नल मार पिटाई, यानी कि हाथ से थप्पड़ मार देना, धक्का मार देना, कभी कभी दूर से धकेल देना, ये सब चीजें नहीं आती हैं। थोड़ा बहुत काम के लिए कह देना, ताने मार देना अपनी पत्नी को, या अपनी पत्नी के लिए ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत कुछ गलत कह देना, जो कि एक आम तौर पर मान्य होता है, उसको कोर्ट कंसिडर नहीं करती। इस तरह के जजमेंट्स हैं, और बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के जजमेंट्स हैं। जब औरतें लड़ने गई केस और उन्होंने कहा कि हमें काम करने के लिए पति ने टोका, रोटी जल गई उसके लिए टोका, या और कपड़े जल गए, या कुछ और काम गलत कर दिया उसके लिए टोका और उसके लिए डांटा, 2 थप्पड़ मार दिए, तो कोर्ट इस बात को क्रूअल्टी में नहीं लेके आता। पर मैं इस तरह की क्रूअल्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं अपने वीडियो के थ्रू, सिर्फ समझा रहा हूं पतियों को कि ऐसा ना करें, और उन पत्नियों को कि इतनी सी बात पर अपने अहंकार को ना जगाएं। अब मुद्दा यह है कि डोमेस्टिक वायलेंस को भी पति ने झेल लिया, 498A को भी समझा दिया कोर्ट को,
क्योंकि इन दोनों में ही एलिगेशंस बिल्कुल सिंपल सादे लगाए गए थे और जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनका कोई भी तथ्यात्मक आधार नहीं था। मजे की बात यह है कि इस पूरे सांचे के अंदर सबसे पहले पार्टी बनाया गया आईओ को, जिसने इन्वेस्टिगेशन के अंदर किसी भी तरह का प्रॉपर रोल प्ले नहीं किया। जो पत्नी ने बयान दिए उन्हीं को आधार बनाकर केस थोप दिया। आप दोस्तों सीरियसली नहीं लेते, आप पेड़ को ऊपर से काटना शुरू करते हो और जब तक जड़ तक आते हो बूढ़े हो जाते हो। मेरा मुद्दा यह है कि लीगल में हम आप लोगों को इसी चीज के लिए तैयार करते हैं कि हम पेड़ को नीचे जड़ से खोदते हैं। ऊपर की समस्याएं तो अपने आप उखड़ के बाहर चली जाएंगी। ऊपर से ब्रांच काटने से कुछ नहीं होगा, पूरा पेड़ ही उखाड़ के फेंकिए, तब समस्या खत्म होगी। तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है 406। इस पे मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था और मैं कहता हूं अगर 406 को अगर आप ढंग से लड़ते हैं तो मेरी अपनी केस स्टडी आपके काम आएगी। आपका तलाक तक हो सकता है अगर पत्नी आपके साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं है तब। 406 होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपके विश्वास का आपराधिक हनन, क्रिमिनल इंट्रस्टमेंट। तो जब क्रिमिनल इंट्रस्टमेंट हुआ है तो उस सूरत में इसकी एक डेफिनेशन होती है, वो भी वहां नहीं दिखती। पत्नी ने कहा मेरा सामान इन्होंने कब्जे में कर लिया और वो उसको हड़प के बैठ गए, ये कह तो दिया, साबित कहां हुआ? मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे पहले डेफिनेशन भी समझा देता हूं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। इसका डेफिनेशन ये दी गई है कि कोई व्यक्ति आपके सामान को कब्जा लेता है, हड़प लेता है, अपने नाम करवा लेता है और उसको मिसयूज करता है, जिसमें उसको हड़पने और हथियाने में कोई डिसऑनेस्टी हुई है, कोई फ्रॉडिलिटी हुई है, तो फिर वो माना जाता है कि वो गलत है। अगर उसने जबरदस्ती अपने नाम करा लिया और आपने उसको अधिकार ही नहीं दिया तो भी ये गलत है। उदाहरण ये है कि आपने अपने दोस्त को एक कार अपनी खुद की कुछ दिन चलाने के लिए दे दी, वो मांग कर ले गया और कुछ दिन बाद देखते हैं एक व्यक्ति उसको चलाता हुआ आपके सामने से गुजर रहा है और वो अजनबी व्यक्ति है, आपका दोस्त नहीं है। आपने गाड़ी रुकवाई और कहा भाई साहब गाड़ी तो मेरी है, आप कैसे लेके घूम रहे हैं? तो वह बताने लगा आपको कि भैया ये जो गाड़ी है मैंने किसी आदमी से ली है और वो आपके दोस्त का नाम ही बताता है। उसने एग्रीमेंट भी कर लिया और मुझसे काफी पेमेंट भी ले चुका है इस गाड़ी के बदले और कुछ दिनों बाद मेरे सामने रजिस्ट्री भी, यानी इसके रजिस्ट्रेशन पेपर भी करवा के दे देगा मुझे, तैयार। ऐसे में अब आपको ये बात पता लगी, आप दोनों एक जगह हो गए और उसने आपको एग्रीमेंट दे दिया उस अनजान ग्राहक ने और आपने फिर अपने दोस्त पे केस किया। तो ये इस तरह से डिसऑनेस्टी और फ्रॉडिलिटी है। आप पत्नी साहिबा यहां से घर से चली गई हैं, सामान घर पे छोड़ दिया गया है और फिर वहां जाके कहती हैं कि मुझसे जबरदस्ती छीना गया, हड़पा गया, सबूत आपके पास कुछ नहीं है। या कोई पेपर साइन किया था, क्या कोई आपसे जबरन कोई कागज साइन करवा लिया, या आपके अधिकार के बगैर वो सारा सामान कहीं किसी को बेच दिया गया या किसी के नाम करा दिया गया, कहाँ है? और फिर उसमें भी सबसे माशाल्लाह बात ये कि 406 जो लगाती हैं, 4 सामान होते हैं, उसकी जगह 40 और 400 सामान का लिस्ट पकड़ा देती हैं। तो इसको प्रॉपर्ली आप डिफेंड नहीं करते, 406 के सामने आप झुक जाते हैं। 41A के नोटिस के वक्त 406 का कोर्ट से ऑर्डर होना जरूरी है। 406 की धारा लगा देना एफआईआर में एक अलग चीज है और 406 का ऑर्डर होना एक अलग चीज है। इसको जरा मार्जिनली अपने दिमाग में सही कर लीजिए। 41A में रिकवरी नहीं करवाई जाती। अगर आपको जज भी कहता है कि 41A के नोटिस के बाद आपकी जांच में सहयोग कर दिया गया, सब कुछ हो गया, मगर आपने सामान नहीं सौंपा है और कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया है, तो जज कहता है कि मैं रिकवरी के अपराध में आपको अंदर करा दूंगा, तो आप ऑर्डर में लिखवाइए ये चीज, क्योंकि फिर आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी तब तक आपको 406 में रिकवरी नहीं करानी। इसी वजह से आप लोग कई बार धोखे के अंदर 2-2 बार रिकवरी करवा देते हैं। अब 406 आपको समझ में आया? तो ये चीज वहां भी नहीं थी। आप जैसी तरह झूठे सच्चे आरोप लगाए गए थे। मदर फादर के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे जो काफी वृद्ध थे, 70 साल के थे, तो उनको भी इससे आपके सीनियर सिटीजन एक्ट जो है उसके अंतर्गत इनको बाहर रखा गया इस केस से। भाई उस दिन उस जगह पे था ही नहीं और उसको ये दिखाया गया कि उसने खूब मारा पीटा है, तो भाई भी नहीं था वहां पे। तो प्रॉपरली ये केस पूरा का पूरा इस तरह से डिफाइन हुआ। और जिन लोगों ने सेक्शन 9 लगा रखा है, इस केस से समझें कि कितना अच्छा तरीके से पति ने इसको डिफेंड किया। जाते ही पत्नी के उन्होंने सेक्शन 9 लगा दिया, एक्स पार्टी हो गई। और कोर्ट ने भी कहा जब पति सेक्शन 9 लगा रहा है तो पत्नी पे विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि इस तरह का एक्ट वो कर ही नहीं सकता जब वो अपनी पत्नी को दोबारा वापस लाना चाहता है। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने पूरी तरह से फैसला पति के पक्ष में दिया और आयोग को भी वार्न किया गया कि बिना इन्वेस्टिगेशन इस तरह के झूठे और वेग केसेस को रजिस्टर ना करें और पहले इन्वेस्टिगेशन जरूर करें, फिर उसके बाद केस दर्ज करें। दोस्तों, अगर जजमेंट अच्छा लगा तो आज कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं देके जाइएगा। थैंक यू।